हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 मोशन एक्सरसाइज न्यूमेरिकल आपके चल रहे हैं इस चैप्टर के। ठीक है, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। क्वेश्चन नंबर अप टू 7 मैंने डिस्कस कर दी है कल आपको और पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 to 10। दिस इज द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ द चैप्टर एंड देन डिस्कस सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्पीड ग्राफिकल क्वेश्चन है। तो एक चीज देखो कि जो आपका मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर था आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, जिसमें आपका ग्राफ था। ये क्वेश्चन था आपका, देखिए कल जो मैंने कराया था, इस क्वेश्चन का ग्राफ और आपका इस क्वेश्चन का ग्राफ। तो अगर हो सके तो आप इसका प्रिंट आउट निकलवा के लगा सकते हैं नोटबुक में। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए कार इज शोन इन फिगर 8.12। ये स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है, देख रहे हैं स्पीड टाइम ग्राफ है। अब ग्राफ आप देख रहे हैं ऐसे कर्व लाइन है, इस टाइप से कर्व लाइन में जा रहा है एंड देन बिकम्स स्ट्रेट। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, ये टाइम एक्सिस है, ये जिस पर सेकंड में टाइम है, स्पीड दिखा रहा है मीटर पर सेकंड में। सो इट वी कैन से द ग्राफ इज अ स्पीड टाइम ग्राफ और इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड। क्वेश्चन ने पूछा कि फाइंड हाउ फार, फार मतलब डिस्टेंस, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। पहले 4 सेकेंड में कार कितनी डिस्टेंस कवर अप करेगी। ठीक है, डिस्टेंस निकालनी है। शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, तो आपको शेड कर देना है जितना है। तो सीधी सी बात है, देखिए ग्राफ ऐसे जा रहा है तो इट मीन्स उतना ही ग्राफ 4 सेकंड में वो कवर अप करेगी। देखो मैं इसको आपको रफ कॉपी पे करके दिखाती हूँ कैसे होगा, फिर अब शेयर करेंगे इसको। तो क्वेश्चन उसने क्या कहा है कि हमारे पास जो ग्राफ है वो इस टाइप का है, ये देखेंगे ये ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ में क्या कर रहा है, ये बॉक्स बने हुए हैं स्मॉल बॉक्स, ग्राफ ऐसे जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक का ये कर्व हो रहा है, ये ग्राफ होके ऐसे कर्व होके और फिर स्ट्रेट लाइन में बन रहा है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है और यहाँ पर सेकंड में टाइम ग्राफ है, टाइम एक्सिस है ये आपका सेकंड में, और ये स्पीड जो है आपकी वो है मीटर पर सेकंड में। दूसरी बात इसने क्या कहा कि ये जो ग्राफ है इस टाइप से कर्व लाइन में जा रहा है। तो फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड। पहले 4 सेकेंड में 0 2 4 ऐसे पहले 4 सेकेंड, ये 4 सेकेंड में उसने पूछा है। ठीक है, टाइम एक्सिस पर डिफरेंस दिखा रखा है 2-2 सेकेंड का। ठीक, तो हमने ये 2-2 सेकेंड का डिफरेंस बता दिया। तो उसने कहा पहले 4 सेकेंड में, देख रहे हैं पहले 4 सेकेंड यानी ये, उसमें ऑब्जेक्ट यानी कार कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। अब देखिए ये जो है स्पीड टाइम ग्राफ है। ठीक, अगर यहाँ पे डिस्टेंस होती तो मैं डायरेक्ट बता देती यहाँ पे इतनी डिस्टेंस कवर कर रही है, सीधी सी बात है। अगर अब ये स्पीड है तो हम कैसे बताएं कि स्पीड टाइम ग्राफ है। ठीक है, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ है तो हम डिस्टेंस कैसे बताते हैं। सो डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द एरिया। तो अगर स्पीड टाइम ग्राफ हो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बाय द एरिया अंडर द ग्राफ। तो अब हमें कितना एरिया इसके अंदर कवर हो रहा है, देखिए ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये पहले 4 सेकंड की बात कर रहा है वो, सिर्फ पहले 4 सेकंड में ग्राफ ऐसे जा रहा है। ठीक, तो इसका मतलब उस ग्राफ के अंदर कितना एरिया कवर अप हो रहा है, ये एरिया कवर अप हो रहा है। हमने क्या करा, पहले 4 सेकंड के लिए परपेंडिकुलर लाइन डाल दी, तो यानी पहले 4 सेकंड में ग्राफ ऐसे जा रहा है, इट मीन्स ये एरिया कवर हो रहा है। क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ में अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बाय द एरिया अंडर द ग्राफ, अंडर द ग्राफ। पहले सोल्व करके इस पर दिखा रही हूँ, फिर आपको शेयर कर दूंगी डिस्टेंस एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, इस टाइप से आपने देख लिया। तो अब हमारे पास इसमें बॉक्स बने हुए हैं। देखिए अगर ये डायरेक्ट ग्राफ सीधा होता, अब बात ये कि एरिया कैसे लगाएंगे, आपके हिसाब से आपको लग रहा होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल है। ठीक है, लेकिन ये एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं है, क्योंकि अगर सीधे लाइन होती, मान लीजिए अगर ग्राफ ऐसे होता, ये पहले 4 सेकेंड के लिए, पहले 4 सेकेंड के लिए लाइन ऐसे होती, समझ रहे बात, ये ग्राफ लाइन ऐसे होती तो मैं सीधा सा फॉर्मूला लगा देती। ये अगर ये ग्राफ इस टाइप का होता तो पहले 4 सेकेंड के लिए आप मान लो ये स्पीड है। ठीक है, और ये ग्राफ सिर्फ इस लाइन बिल्कुल कर्व लाइन ना देके यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता, तो सीधी सी बात थी, मैं यहाँ परपेंडिकुलर डाल के ये लाइन डाल देती और ये एरिया फाइंड आउट करती। अगर ये एरिया फाइंड आउट हो जाएगा उतनी ही उसने डिस्टेंस कवर करी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देते 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लग जाता। लेकिन अब यहाँ पर क्या है बात की एरिया जो है ये कर्व लाइन जा रही है, कर्व लाइन की वजह से इसके अंदर की जो स्मॉल बॉक्स हैं, देखिए इसके अंदर जितने भी स्मॉल बॉक्स हैं, इस कर्व लाइन, ये जो कर्व लाइन जा रही है, इस कर्व लाइन के अंदर जितना भी एरिया कवर हो रहा है वही उतनी डिस्टेंस है, डिस्टेंस के इक्विवेलेंट है। देखो इस कर्व लाइन के अंदर जितना भी एरिया कवर हो रहा है, जितना भी अंदर का एरिया है कवर,
ठीक है, वो ही इसकी डिस्टेंस को फाइंड आउट, डिस्टेंस को बताएगा। तो आप कैसे करेंगे कि अगर हम स्मॉल बॉक्स का एरिया निकालें, इनके अंदर स्मॉल बॉक्स दिखा रखे हैं, देखिए ये ऐसे ऐसे स्मॉल बॉक्स बने हुए हैं। तो क्या करें, अगर मैं इसमें जितने भी स्मॉल बॉक्स हैं, ठीक है, इसके अंदर जितने भी स्मॉल बॉक्स बन रहे हैं, इस एरिया के अंदर, बुक के अंदर जितने भी स्मॉल बॉक्स हैं, अगर मैं उन सब का एरिया फाइंड आउट कर दूं तो टोटल का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो क्या करें, अब स्मॉल बॉक्स को काउंट करना है। स्मॉल बॉक्स को काउंट करते समय ये चीज याद रखनी है, कुछ स्मॉल बॉक्स तो पूरे हैं, पूरे बन रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर ये जो है, ये जो पैटर्न है बुक का क्वेश्चन, इस न्यूमेरिकल के अंदर ये कर्व लाइन जा रही है, इस कर्व लाइन के अंदर जितने भी स्मॉल बॉक्स बने हैं उन सब के एरिया को फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। अगर उन बॉक्स का, स्मॉल बॉक्स का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा तो आपको टोटल एरिया फाइंड आउट हो जाएगा एंड दिस विल बी द डिस्टेंस, ठीक है, यही वो डिस्टेंस होगी। तो क्या करें, इसमें जो बॉक्स है, स्मॉल बॉक्स का पैटर्न कुछ अलग है क्योंकि लाइन कर्व्ड है, तो कुछ स्मॉल बॉक्स तो ऐसे पूरे कंप्लीट हैं, कंप्लीट बॉक्स हैं, ठीक है, ऐसे कंप्लीट है ये। दूसरी बात, कुछ स्मॉल बॉक्स कैसे हैं, इस टाइप के हैं। देखिए जो लाइन जा रही है, कर्व लाइन जा रही है, 3/4 बॉक्स कट रहा है, ऐसे कट रहा है, 1/4 कटा हुआ बाहर है, यानी इतना हिस्सा 3/4 पार्ट जो है बॉक्स का वो अंदर आ रहा है ना, ठीक है, अंदर हो रहा है, लाइन के, कर्व लाइन के अंदर में आ रहा है, यानी 1/4 हिस्सा बाहर हो रहा है। कुछ बॉक्स ऐसे हैं, कुछ बॉक्स ऐसे हैं जो कि पूरा हाफ कट रहा है, बॉक्स हाफ कट रहा है पूरा, समझ रहे हैं बात, ठीक है, यानी हाफ, आधा अंदर है आधा बाहर है। यहाँ पर क्या है, 1/4 आउट है, ठीक है, 1/4 हिस्सा आउट बाहर है, यहाँ पर आधा हिस्सा बाहर है, यानी लाइन के अंदर नहीं है। केवल हमें वो ही हिस्सा काउंट करना है, वो ही पार्ट काउंट करना है जो इस कर्व लाइन के अंदर में आ रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली जो बाहर जा रहा है उतना हिस्सा तो उसने काउंट किया ही नहीं है, उतना हिस्सा तो वो डिस्टेंस ही नहीं काउंट होगी, तो हमें केवल वो ही हिस्सा काउंट करना है जो इस कर्व लाइन के अंदर में आएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ बॉक्स तो ऐसे हैं, तो मैंने क्या बताया, इस कर्व लाइन के अंदर जितने बॉक्स हैं, जो स्मॉल बॉक्स हैं, अगर मैं उन सब का एरिया फाइंड आउट कर दूं, ठीक है, तो वही मेरी डिस्टेंस हो जाएगी। तो निकालने के लिए क्या करें, हम सभी बॉक्स को देखें पहले, तो कितने बॉक्स हैं, इतने एरिया के अंदर कितने बॉक्स बने हुए हैं। इनको देखने के लिए बॉक्स पर ध्यान देना पड़ेगा कि बॉक्स, सबसे पहली बात तो बॉक्स सारे ऐसे कंप्लीट बॉक्स नहीं है, कुछ कंप्लीट हैं, ठीक है, कुछ जैसे मैं यहाँ समझा रही हूँ, कुछ बॉक्स जो है 1/4 आउट है, उस लाइन के अंदर में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ बॉक्स ऐसे हैं जो लाइन जो है उसका 1/4 हिस्सा बाहर है और बाकी 3/4 अंदर है, तो ये लिख दिया मैंने 1/4 आउट है। कुछ बॉक्स ऐसे हैं जिसपे लाइंस बिल्कुल सेंटर से जा रही है, इसका मतलब आधा हिस्सा अंदर है आधा हिस्सा बाहर है, ये अंदर है ये बाहर है। कुछ ऐसे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे जिसका 3/4 हिस्सा, ये ऐसे लाइन ऐसे जा रही है, यानी ये अंदर है ये बाहर है, यानी कुछ ऐसे बॉक्स हैं जिनका 3/4 हिस्सा जो है आउट है। तो जो आउट हिस्सा है वो जो आउट पार्ट जो है नॉट काउंटेबल, आप उसको क्या नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे, आप केवल अंदर वाले हिस्से को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। सीधी सी बात है, आप जितने कंप्लीट बॉक्स है उनको काउंट करोगे, सारे जो कंप्लीट बॉक्स हैं उनको काउंट करोगे, ठीक है। और बॉक्स का पैटर्न इसके अलावा ये है, जो कर्व लाइन जा रही है कितने बॉक्स को कैसे काट रही है उस हिसाब से मैंने आपको समझाया। कुछ बॉक्स ऐसे हैं जिनका 3/4 हिस्सा लाइन के अंदर आ रहा है, 1/4 हिस्सा बाहर जा रहा है। कुछ बॉक्स ऐसे हैं जिनका 1/4 हिस्सा अंदर और 1/4 हिस्सा बाहर है लाइन के। कुछ बॉक्स ऐसे हैं जिनका 1/4 हिस्सा तो अंदर है लेकिन 3/4 हिस्सा बाहर है, 3/4 हिस्सा जो है वो बाहर है, यानी जो आउट पार्ट है, यानी जो बाहर का हिस्सा है नॉट काउंटेबल, आप उसको काउंट नहीं करेंगे अपने नंबर ऑफ बॉक्सेस में, ठीक है। तो ये बात इसकी समरी की। अब इसके बाद मैं क्या करती हूँ कि अब इन बॉक्स को देखते हैं, ठीक है, बुक में देखते हैं। यही मैंने आपको लाइन समझाई है, देखेंगे यहाँ पर ध्यान से। जब आप बुक को देखेंगे तो इसमें जो बॉक्स हैं केवल इस लाइन के अंदर देखेंगे, यहाँ से इस लाइन, ये लाइन ऐसे कर्व जा रही है, ठीक है। तो पहले 4 सेकंड के लिए मैंने इसमें परपेंडिकुलर डाल दिया है, परपेंडिकुलर ऐसे डालना है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर पहले 4 सेकंड के लिए आपने डाल दी है, ठीक। तो अब इस लाइन के अंदर, कर्व लाइन के अंदर जितना भी एरिया 4 सेकंड तक आ रहा है, जितने भी स्मॉल बॉक्स आ रहे हैं वो आपको काउंट करना है, ठीक है। काउंट करने के लिए आपने काउंट कर लिया, फिर मान लो जितने भी आ रहे हैं 50, 60 जितने भी बॉक्स आ रहे हैं, फिर आप क्या करोगे, एक स्मॉल बॉक्स का एरिया फाइंड आउट कर लोगे, एक का, ठीक है। एक बॉक्स का जितना भी एरिया होगा उसको उस नंबर ऑफ बॉक्सेस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास टोटल एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, वो इसकी डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो क्या करें कि एक बॉक्स का एरिया, तो देखेंगे एक बॉक्स का एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एक बॉक्स का एरिया निकालने के लिए देखेंगे, एक बॉक्स यहाँ देखो, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर 0 से 2 के बीच में 3 स्मॉल बॉक्स हैं, ठीक है। तो ये एक बॉक्स किसके बराबर हो गया, 2/3 के। यहाँ देखेंगे 0 वाई एक्स एक्सिस पर
0 से 2 के बीच में 5 स्मॉल बॉक्स है, 1 2 3 4 5 स्मॉल बॉक्स है। तो एक स्मॉल बॉक्स किसके बराबर हो गया, किसने के बराबर हो गया, 2/5 के। समझ रहे बात, देखो ध्यान से देखो, वाई एक्सिस पर, स्पीड वाले एक्सिस पर 0 से 2 के बीच में 3 बॉक्स हैं, 1 2 3। एक्स एक्सिस पर बात करूं, टाइम एक्सिस पर, तो 0 से 2 के बीच में 5 बॉक्स है, 1 2 3 4 5 बॉक्स है। तो एक बॉक्स किसके बराबर है, ठीक है। तो एक बॉक्स स्पीड वाले एक्सिस पर किसके बराबर है, 2/3 के। अगर मैं टाइम एक्सिस पर बात करूं तो एक बॉक्स इक्विवेलेंट टू किसके बराबर है, 2/5 के बराबर है। तो एक बॉक्स का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो एरिया ऑफ हमारे पास आ गया, हमारे पास एरिया कैसे आ जाएगा, एरिया ऑफ 1 बॉक्स, 1 स्मॉल बॉक्स, समझ, एरिया ऑफ 1 स्मॉल बॉक्स का निकाल लूंगी। तो क्या हो गया, 2/3 इंटू 2/5, समझ रहे बात। तो कितना हो गया, 1 स्मॉल बॉक्स का एरिया आपके पास आ गया 4/15, ठीक है। तो अब आपके पास टोटल है एक स्मॉल बॉक्स का। समझ लिया आपने कैसे निकाला, हमने स्पीड एक्सिस पर देखा 0 से 2 के बीच में 3 स्मॉल बॉक्स है, तो एक बॉक्स किसके बराबर हो गया, 2/3 के बराबर है। यहाँ पर, यहाँ देखें एक्स एक्सिस पर देखें, टाइम एक्सिस पर 0 से 2 के बीच में 5 बॉक्स है, यानी एक बॉक्स इज इक्विवेलेंट टू 2/5, ठीक है। तो वैल्यू आ गई। तो एक बॉक्स का एरिया कितना हो गया, 2/3 मल्टीप्लाई 2/5। तो एक एरिया हो गया स्मॉल बॉक्स का एरिया 2/3 इंटू 2/5 हो गया 4/15 के बराबर हो गया, ये आ गया 4/15। तो हमारे पास निकालनी है डिस्टेंस। अब आप जानते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस किसके बराबर होती है, एरिया कवर्ड, एरिया कवर्ड के बराबर होती है। तो डिस्टेंस एरिया कवर्ड के बराबर होती है। तो एरिया यहाँ पर अगर मैं इस पूरे बॉक्स को कंसीडर करूं, ठीक है, आपको कैसे काउंट करने हैं, जो अभी मैंने पैटर्न समझा उसके अकॉर्डिंग काउंट करने हैं। कंप्लीट बॉक्स को काउंट करोगे, ठीक है, कौन से आधे बॉक्स हैं, कौन से 1/4 अंदर आ रहे हैं, इस लाइन के अंदर आ रहे हैं, 3/4 अंदर आ रहे हैं, उन सबको काउंट करोगे। तो अप्रोक्सीमेटली ध्यान से काउंट करेंगे, इस लाइन के अंदर देखेंगे, ये जो कर्व लाइन है, ध्यान से देखेंगे, ये जो कर्व लाइन है यहाँ तक की, सिर्फ यहाँ तक की, ठीक है, ये लाइन कर्व है यहाँ तक की। तो इस लाइन के अंदर ये शेडेड एरिया है, इतना शेडेड एरिया है। तो इस लाइन के अंदर कितने बॉक्सेस कवर्ड हो रहे हैं, बॉक्सेस में ध्यान रखने, कंप्लीट बॉक्स तो काउंट करोगे, साथ में आधा कितना बॉक्स अंदर आ रहा है, इसके कितना आपका 3/4 पार्ट अंदर आ रहा है या 1/4 हिस्सा आ रहा है, तो उस हिसाब से काउंट करेंगे। और टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस अप्रोक्सीमेटली आपका आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 62 बॉक्स लेके चल रहे हैं, 62 63 के अराउंड होगा। तो अप्रोक्सी लेके चल रहे हैं हम 62 बॉक्स। तो आप जानते हैं एक बॉक्स किसके बराबर हो गया, 4/15 के। तो 62 बॉक्स का एरिया कितने के बराबर हो जाएगा, 62 मल्टीप्लाई 4/15, बस इसका आंसर आ जाएगा। जो ये 62 बॉक्स का एरिया होगा, ठीक है, 62 बॉक्स का जो एरिया निकलेगा दैट विल बी द डिस्टेंस, क्या होगी, डिस्टेंस होगी। समझ गए बात। तो अब करते हैं इस क्वेश्चन को। तो कैसे करना है आप ये ध्यान रखिए, इन दोनों ग्राफ का आप प्रिंट आउट नोटबुक पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम करते हैं पहला क्वेश्चन, क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो हमारे पास आ गया, एरिया लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8, आंसर नंबर 8 करेंगे। तो एरिया आपको ये याद रखना है, ये पेस्ट जरूर करना है, ठीक है, ये पेस्ट कर देंगे ग्राफ। दूसरी बात, इसका प्रिंट आउट वगैरह लेके पेस्ट कर देना। और साथ में क्या कहते हैं, ये जो है 0 से 4 के बीच में ये यहाँ पर परपेंडिकुलर डालनी है आपको, ये मैंने पेन से डाली हुई है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देंगे, ठीक है ये। और साथ में आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको जितने बॉक्सेस को काउंट करेंगे, यहाँ ग्राफ का नाम लिख देंगे AB ग्राफ, ठीक है। स्ट्रेट पार्ट ऑफ द ग्राफ जो है वो यहाँ से स्पीड चेंज नहीं करेगा। तो देखो आगे क्या कहता है, पहले एरिया ऑफ 1 स्मॉल बॉक्स लेंगे, यहाँ पर एरिया ऑफ 1 स्मॉल बॉक्स दैट इज इक्विवेलेंट टू 2/3 करने का पैटर्न आपको बता दिया मैंने कैसे करना है। 2/5 इक्वल टू हो गया 4/15 के बराबर है, ठीक है, क्योंकि एरिया किसके बराबर है, डिस्टेंस के, ठीक है। सो डिस्टेंस हमें निकालनी है, डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑक्यूपाइड अंडर द ग्राफ। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस जो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ 62 स्मॉल बॉक्स का एरिया आएगा इसमें, ठीक है। इन डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ठीक है। तो आपको फर्स्ट 4 सेकेंड ये निकालनी है, डिस्टेंस इन फर्स्ट 4 सेकेंड
पहले 4 सेकंड की डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ 62 स्मॉल बॉक्सेस। 62 स्मॉल बॉक्सेस का आपको निकालना है डिस्टेंस पहले 4 सेकंड में। 62 स्मॉल बॉक्स ये अप्रोक्स है, ठीक है, अप्रोक्स है, ये अप्रोक्स एरिया ऑफ 62 स्मॉल बॉक्सेस आ रहे हैं अंडर द ग्राफ, ठीक है। देखिए मैंने क्या लिखा आपको, एरिया ऑफ 1 स्मॉल बॉक्स अभी मैंने समझाया कैसे निकालना है, 4/15 हो गया। डिस्टेंस आप जब भी फाइंड आउट करते हैं एरिया से निकालते हैं, एरिया ऑक्यूपाइड अंडर द ग्राफ, कितना उस ग्राफ के अंदर एरिया आ रहा है, तो डिस्टेंस आप निकालेंगे डिस्टेंस इन फर्स्ट 4 सेकंड, पहले 4 सेकंड की डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो पहले 4 सेकंड की डिस्टेंस किसके बराबर हो गई, एरिया ऑफ, यहाँ पे मैंने काउंट करवाया आपको, कैसे बताया मैंने, 62 स्मॉल बॉक्स एरिया आएगा यहाँ पर। तो आपको एरिया 62 बॉक्स है, अप्रोक्सीमेटली 62 है। अगर हम इनको पूरे बॉक्स को जो आधे बन रहे हैं वो, या जो 3/4 हैं उन सबको अगर हम काउंट करते हैं टोटल, तो हमारे पास 62 बॉक्स का अप्रोक्स आइडिया आता है। तो एरिया ऑफ 62 स्मॉल बॉक्सेस लेंगे, अप्रोक्सीमेटली यहाँ लिख दिया है वो, ठीक है, अंडर द ग्राफ। तो 62 स्मॉल बॉक्स अंडर द ग्राफ आ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो एक बॉक्स, तो डिस्टेंस हो गई हमारे पास पहले 4 सेकंड में डिस्टेंस, सो डिस्टेंस इन फर्स्ट 4 सेकंड, पहले 4 सेकंड में डिस्टेंस इक्वल टू हो गई 62 का बॉक्स का एरिया, 62 है ही हमारे पास नंबर ऑफ बॉक्सेस, एरिया ऑफ 62 बॉक्स, ठीक है ना, एरिया ऑफ 62 स्मॉल बॉक्सेस, 62 स्मॉल बॉक्स का एरिया आपको कवर करना है। तो 62 बॉक्स हमारे पास है, एक बॉक्स का एरिया आप देख लेंगे कितना है, 4/15, ठीक है, 62 4/15 है, 4/15 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 16.5, ठीक है, 16.5 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे बात, ये इस टाइप से आप निकालेंगे। तो अब क्या करें, अगर मैं इसमें ग्राफ बनाऊं तो कैसे, उसने हमसे पूछा है कि ये इस टाइप का ग्राफ है इसमें, ठीक है, ये देख रहे हैं, पहले 4 सेकंड 0 2 6 और 8, ये हो गई स्पीड मीटर पर सेकंड में, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बना दिया टाइम 0 2 4 6 8, ये टाइम एक्सिस है, टाइम सेकंड में लिया है, ठीक है। दूसरी बात इसमें है ग्राफ ऐसे जा रहा है टर्न, पहले 4 सेकंड का निकालना है। देखिए पहले 4 सेकंड में ग्राफ ऐसा बनेगा, ये ऐसे है, ठीक है। अब ये इस ग्राफ को नाम दे दो, ये O है, इसको A दे दिया, इसको B दे दिया, ऐसे नाम दे देना आपको। तो आप देखेंगे इस ग्राफ के अंदर ये जो है शेडेड एरिया है, दिस इज द शेडेड एरिया, इसका ही आपने क्या निकाला है, एरिया निकाला है। द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या हो गया, फाइंड आउट द शेड द एरिया ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। तो हमने इस 0 से 4 सेकंड के लिए, यानी पहले 4 सेकंड के लिए कितना एरिया कवर हो रहा है उसको हमने शेड कर दिया, दिस विल बी द एरिया, ठीक है। तो ये हो गया एरिया, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो गया, ये किसके बराबर है, 16.5 मीटर। इस कवर्ड एरिया, ये जो शेडेड एरिया है, इसका डिस्टेंस हो गई 16.5 मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। दूसरी बात, उसने आगे क्वेश्चन हमसे पूछा है बी पार्ट का आंसर, ठीक है। बी पार्ट का आंसर क्या कहता है, आप देख रहे हैं ना, इसमें लाइन जो है यहाँ पर क्या है, स्ट्रेट नहीं है, कैसी एक कर्व लाइन है, कर्व लाइन की वजह से पूरे बॉक्सेस अंदर नहीं आएंगे, कट के आएंगे। तो हमें जितने बॉक्स इसके अंदर आ रहे हैं उतने ही बॉक्स को काउंट करना है, जिसको मैंने काउंट किया है, कितना काउंट किया है, कितना काउंट किया है यहाँ पर मैंने, अप्रोक्स 62। जब आप भी काउंट करोगे ध्यान से तो अप्रोक्स 62 का आइडिया यहाँ पर आएगा। तो हमने क्या करा, एक बॉक्स का एरिया निकाल लिया, उसको 62 बॉक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक बॉक्स का एरिया याद रखिएगा, 0 से 2 के बीच में 3 बॉक्स हैं, और यहाँ से 0 से 2 के बीच में 5 है, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 बॉक्स हैं, ठीक है, 0 से 2 के बीच में, ठीक। तो 0 से 2 के बीच में यहाँ 3, और यहाँ 0 से 2 के बीच में 5 बॉक्स हैं। तो एक बॉक्स का स्मॉल एरिया हमारे पास कितना हो गया, इस एक्सिस पर मैंने देखा तो 2/3 हो गया, और इस एक्सिस पर कितना हो गया, एरिया ऑफ स्मॉल बॉक्स का निकालेंगे तो इस एक्सिस पर हो गई 2/3 के बराबर हो गया, और इस एक्सिस पर किसके बराबर है, 2/5 की। तो एरिया ऑफ 1 स्मॉल बॉक्स हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गई, तो ये हो गई 2/3, और इधर हो गई 2/5। लेंथ इंटू ब्रेथ रखेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई 2/5, तो एरिया 1 स्मॉल बॉक्स आपके पास मैंने निकाल के दिखा दिया था 4/15, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करा, इस शेडेड एरिया का एरिया निकालना है आपको, डिस्टेंस निकालनी है। तो इसलिए आपने क्या करा, इन बॉक्स को काउंट करा है, जो कि आपका कितना आया, 62 आया, अप्रॉक्स 62 आया। तो इसलिए 62 को 4/15 से मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट की which part of the graph represent यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार, यानी इस ग्राफ का कौन सा पार्ट है जो यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म स्पीड, यानी एक समान स्पीड, यानी अब स्पीड चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है। तो आप देख रहे हैं यहाँ ये वाला जो ग्राफ है आगे का, ये पार्ट जो है
ए बी पार्ट कह लो या बी सी स्ट्रेट पार्ट कह लो, कुछ भी कह लो। तो ये जो पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, यहाँ देखेंगे यहाँ पर स्पीड चेंज नहीं हो रही, 6 मीटर पर सेकेंड है। इसके बाद वो आगे इंक्रीज नहीं हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड है। सो वी कैन से स्ट्रेट पार्ट ऑफ द ग्राफ दैट विल बी द ए बी कहूँ या इसको मैं बी सी कहूँ, कुछ भी कहूँ, ठीक है। तो स्ट्रेट पार्ट ऑफ द ग्राफ है दैट रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म स्पीड। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ, मैंने देखिए यहाँ ग्राफ बना दिया इसको रफ में। तो आप ये जो ग्राफ है इसका देख रहे हैं, ये स्ट्रेट पार्ट है, स्ट्रेट पार्ट हो गया ग्राफ का ए बी पार्ट। अब यहाँ से अगर मैं ए पार्ट को कंसीडर करूँ तब भी स्पीड 6, बी पार्ट पॉइंट को कंसीडर करूँ तब भी स्पीड क्या है 6, ए पॉइंट को कंसीडर कर रही हूँ तब भी स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड है, बी को कंसीडर करूँ तब भी स्पीड क्या है 6 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब तो स्पीड यहाँ से चेंज नहीं हो रही है, यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, एक समान स्पीड है। तो इट मीन्स कि इस ग्राफ का कौन सा पार्ट यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है, ए बी पार्ट, ठीक है। स्ट्रेट पार्ट ऑफ द ग्राफ हम लिख सकते हैं स्ट्रेट पार्ट ऑफ द ग्राफ, यानी दैट विल बी द ए बी पार्ट, ठीक है। रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन, किस यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका बी पार्ट का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं आंसर नंबर 9 की तरफ। आंसर नंबर 9 क्या कहता है कि स्टेट, देखिए अब नेक्स्ट आंसर नंबर 9 है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दीज। कौन सी सिचुएशन पॉसिबल है, यस और नो, और अगर है नहीं है तो बताओ क्यों नहीं है, और है तो कोई एग्जाम्पल बताओ। एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी। उसने कहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है लेकिन जीरो वेलोसिटी है। तो ये यस दिस कंडीशन इज पॉसिबल, क्योंकि जब हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो हो जाती है। एक सर्टेन हाइट पर उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, लेकिन ठीक है, और उसमें एक्सेलेरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज कांस्टेंट एक्सेलेरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स वी कैन से कि यहाँ पर इट मीन्स कि इस केस में हमारे पास एन ऑब्जेक्ट हैज व्हेन ऑब्जेक्ट इज शोन इन द अपर डायरेक्शन, सो वी कैन से कि इट हैज ठीक है। तो ये आपका हो गया एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी। तो ये सिचुएशन पॉसिबल है क्योंकि यदि हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं तब उसकी एक सर्टेन हाइट पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है, बट इट हैज कांस्टेंट एक्सीलरेशन, उसमें कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज द 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो दिस कंडीशन इज पॉसिबल। तो आंसर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, 9th का ए पार्ट है, 9th का ए पार्ट। when an object thrown vertically upward then at highest point its velocity is zero, its velocity is zero, but it has constant acceleration due to gravity के कारण उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, फुल स्टॉप। 9th का बी पार्ट देखते हैं। सो वी कैन से उसने पूछा कि एग्जाम्पल बताना है व्हेन ऑब्जेक्ट दिस कंडीशन इज पॉसिबल, या दिस यस इसमें पहले लिख देंगे हम यहाँ पे, यस दिस कंडीशन इज पॉसिबल, पहले ये लाइन आ जाएगी यस दिस कंडीशन इज पॉसिबल, देन फिर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल है ये इसका, ये पहले लाइन ये लिखना है, आपको ध्यान रखना लिखते समय यस दिस कंडीशन इज पॉसिबल लिख के फिर एग्जाम्पल डालोगे, फिर ये एग्जाम्पल लिखोगे, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा बी पार्ट का आंसर है एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। देखिए उसने कहा है कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्टेन डायरेक्शन में, ठीक है, और ये कंडीशन पॉसिबल है नहीं, इसने ये पूछा
कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उस पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर लग रहा है। तो उसने हमसे क्या पूछा है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है, यानी वो क्या कहना चाहता है कि एक ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन, एक ऑब्जेक्ट सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है एक्सेलरेशन उसके परपेंडिकुलर है। तो यहाँ यस, ये दिस कंडीशन इज ऑल्सो पॉसिबल इन द केस कि देखो दो कंडीशन है यहाँ पर, एक एरोप्लेन है अगर वो फ्लाई कर रहा है, ठीक है, एरोप्लेन ऐसे फ्लाइंग कर रहा है, इस डायरेक्शन में एरोप्लेन की है, एरोप्लेन मान लो इधर फ्लाइंग कर रहा है, ये डायरेक्शन है इसकी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे फ्लाई कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड सो द एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। सो वी कैन से दिस कंडीशन इज पॉसिबल कि व्हेन एरोप्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली इन द स्काई, कि जब वो आकाश में ऊपर उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है, देन द एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, डाउनवर्ड है। तो एक कंडीशन तो ये पॉसिबल है। दूसरी कंडीशन क्या पॉसिबल है कि इन सर्कुलर पाथ, देखिए जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसकी मोशन की डायरेक्शन टेंजेंट पाथ होती है। तो देखिए एक ऑब्जेक्ट मान लो ऐसे मैं घुमा रही हूँ, अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करके यहाँ आ गया तो इसका मतलब उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, ये टेंजेंट है, इसका टेंजेंट पाथ है, ठीक है, टेंजेंट पाथ पर होती है उसकी डायरेक्शन, ये इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ठीक है, ये टेंजेंट है, इसका टेंजेंट पाथ कहलाता है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो उसने यही पूछा हमसे कि कोई ऐसी कंडीशन बताओ जो पॉसिबल हो जिसमें एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर हो टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो देखिए ये एक ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, ये उसका टेंजेंट पाथ है, डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है जो इसका टेंजेंट पाथ को बिलोंग करती है, और यहाँ से एक सेंटर से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, रेडियस की तरफ, सेंटर की तरफ है, दैट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंट्रीपिटल, यानी व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन द सर्कुलर पाथ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज एक्टेड ऑन इट, ठीक है, हुज डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर, यानी एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि देखो जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर ट्रैक कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी डायरेक्शन देखो सर्कुलर पाथ पर अगर एक कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रहा है लेकिन फिर भी हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इट मींस कि हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो यहाँ से यानी उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ये मैंने आपको बताया था कि जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करता है हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, बट इट हैज अ कांस्टेंट स्पीड, लेकिन फिर भी क्या होता है उसमें एक्सेलरेशन होता है क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, सो इट इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। क्या माना जाता है? वो एक्सेलरेटेड माना जाता है। तो अब इस केस में यहाँ पर जो एक्सेलरेशन बन रहा है वो कहां से बनेगा? सेंटर से बनेगा। सो वी कैन से इट हैज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या माना जाता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हुज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, जिसकी डायरेक्शन कहां पर है? सेंटर की तरफ है। यानी व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन द सर्कुलर पाथ द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज द टेंजेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन रिप्रेजेंट द टेंजेंट पाथ, उसके टेंजेंट पाथ को रिप्रेजेंट कराती है डायरेक्शन ऑफ मोशन, एंड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज एक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। और उस पर जो एक्सेलरेशन लगता है उसकी डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है दैट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उस पर जो एक्सेलरेशन लगता है वो कौन सा एक्सेलरेशन कहलाता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बिकॉज इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि उसकी डायरेक्शन किस ओर होती है? सेंटर की तरफ होती है। देखिए दोबारा देखो, जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर, माना यहाँ पर है तो इसका टेंजेंट पाथ हो गया ये, जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर ट्रैक करता है, सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन किसको शो करती है? टेंजेंट को शो करती है, ठीक है, टेंजेंट पाथ कहलाता है। उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन टेंजेंट को बिलोंग करती है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होता है, ठीक है, जो एक्सेलरेशन होता है वो सेंटर की तरफ होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई द एक्सेलरेशन दैट इज एक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब जब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन हुज डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, सर्कल के सेंटर की तरफ होती है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या कहलाता है ये? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्शन ऑफ मोशन हो गई ये, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ये हो गई, तो ये परपेंडिकुलर हो गई, तो दोनों 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो उसने यही हमसे क्वेश्चन पूछा था, क्या ये कंडीशन पॉसिबल है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्टेन डायरेक्शन, जब एक ऑब्जेक्ट सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहा हो विद एन एक्सेलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और उस पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर हो, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है
उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है। तो आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन तो ऐसे है और उस पर परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है। सो दिस कंडीशन इज पॉसिबल। तो आंसर लिख देंगे यस। आंसर यहाँ हो जाएगा आपके पास। डी पार्ट का आंसर लिख देते हैं यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल। यस, सॉरी, यस, दिस कंडीशन इज ऑल्सो पॉसिबल। एग्जाम्पल दे देते हैं इसके लिए। when an object moves on a circular path, its direction is along, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, is along the tangent of the circle। उसकी डायरेक्शन क्या होती है, टेंजेंट ऑफ द सर्कल होती है। बट एक्सेलरेशन इज टुवार्ड्स, उसकी जो एक्सेलरेशन होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, सेंटर की तरफ होती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक, सो बट इट्स एक्सेलरेशन इज टुवार्ड्स but the direction of acceleration is towards the center। ठीक है, but acceleration is towards the center of the circle, towards the center of the circle। ब्रैकेट में लिख देते हैं इसको, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहलाता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन समझ आई बात क्या है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करता है उसकी डायरेक्शन उसके टेंजेंट पाथ की होती है, बट एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, और उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो कहाँ होता है, सेंटर की तरफ होता है। दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो वी कैन से द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पर मोशन की डायरेक्शन और उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो यहाँ पर हो गया, ठीक है, तो ये हो गया, ये बी कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, सॉरी, क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 10 है हमारे पास। अब लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42250 किलोमीटर। कैलकुलेट इट स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। उसने कहा कि एन आर्टिफिशियल ऑर्बिट है, देखिए एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है जिसका रेडियस है इतने किलोमीटर। तो रेडियस दे रखा है, सबसे पहले लेंगे रेडियस, सर्कुलर पाथ का रेडियस यानी आर, इसको मान लेंगे। ये कितना दे रखा है, 42250 किलोमीटर। कैलकुलेट स्पीड निकालनी है, नहीं सर्कुलर पाथ में स्पीड निकालनी है। इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। टाइम दे रखा है हमारे पास 24 आवर्स का टाइम है, आपको निकालनी है। कैलकुलेट द स्पीड, ठीक है, सर्कुलर पाथ का आप जानते हैं, स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इन सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो स्पीड हो गया, आपको निकालनी है स्पीड। कैलकुलेट स्पीड टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, अराउंड द अर्थ है, इसका मतलब स्पीड आपको निकालनी है इन सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ पर आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड का क्या होता है आप देखेंगे, स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और डिस्टेंस किसके बराबर होती है, सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दैट विल बी द 2 पाई आर अपॉन में टी। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला हो गया, आपको निकालनी स्पीड सर्कुलर पाथ में है। ठीक है, और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो द डिस्टेंस इन सर्कुलर पाथ दैट इज इक्विवेलेंट टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सो वी कैन से सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। सो टाइम अपॉन में टाइम टी, तो आपके पास स्पीड हो गई 2 पाई आर अपॉन टी। तो आपके पास आपको निकालनी है स्पीड इक्वल टू हो गया 2 पाई आर। 2 पाई आर में वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू में पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन में 7, तो 7 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 42250। ठीक है, इंटू टाइम की वैल्यू कितने हमारे पास 24। इन सबको सॉल्व करेंगे, स्पीड आ जाएगी हमारे पास किलोमीटर पर आवर में। देखिए हमने क्या रखा, वैल्यू पुट करनी है 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, 22 अपॉन में 7 नीचे कर दिया, इंटू आर की वैल्यू हमारे पास रेडियस दे रखा है 42250,
डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू 24 आवर्स है। ठीक है, ये आ गया आपके पास। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इस पूरी होल वैल्यू को सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 11065.48 किलोमीटर पर आवर में आ गया, किलोमीटर पर आवर। स्पीड आपके पास आ गई, ये स्पीड है आपकी। ठीक है, देख रहे हैं स्पीड आ गई टोटल 11065.48 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका न्यूमेरिकल्स। ठीक है, खत्म हो गए आपके। आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड हाउ द न्यूमेरिकल्स will be solved. So now I am discussing some extra questions related with the topic. देखिए, एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, मैं इसको नोट डाउन कर देती हूँ पहले। तो कैसे करेंगे, ठीक है, इसको देखते हैं पहले। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रही हूँ, ये एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इसको देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ। क्वेश्चन है स्टडी, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ given here and answer the following questions and answer the following questions आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपके पास क्वेश्चंस हैं। अब मैं आपको लिख रही हूँ क्वेश्चन क्या है, ये देखेंगे। इस पे ये ग्राफ है आपका। ठीक, ये इसका टाइम एक्सिस है, टाइम यहाँ दिखा रखा है इसने सेकंड में, और ये इस पे दिखा रखी है इसने स्पीड। इस वाले पे स्पीड है जो कि मीटर पर सेकंड में है। ठीक है, समझ रहे बात। अब हम क्या देखते हैं, इसमें क्या रखना है, टाइम। देखिए, ये 0 है, ये 4 है, यहाँ पर टाइम का इंटरवल 10 है, 10 और फिर ये 16 है। ये मार्जिन है 0 से 4, 4 से 10, 10 सेकेंड है ये, और 10 के बाद 16 हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ से देखेंगे स्पीड दिखा रखी है 0 से सीधी 6 कर रखी है, 6 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो अब क्या करा है इसने, ग्राफ कैसे बना रखा है, देखिए ये ग्राफ है। ठीक, ये है, ये हो गया, और फिर यहाँ से ऐसे है, ये हो गया। इसको नाम लिख दिया ओ, तो ये है ही ए, ये हो गया बी, और ये पॉइंट हो गया सी, ये लास्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसमें क्या कह रहा है वो, ये हमारी स्पीड हो गई, स्पीड टाइम एक्सिस हो गया, ये टाइम एक्सिस हो गया। ठीक, अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है इसमें कि व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए। पहला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मोशन, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए, बताइए। इसका आंसर साथ में सॉल्व कर देते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए, बताइए। ओ ए, देखिए ओ ए ये है, ये ग्राफ है स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये स्लोप जो है ग्राफ का, ये स्लोप है। ठीक है, ऊपर की ओर जा रहा सीधा, तो यानी स्ट्रेट लाइन के साथ है। ये स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन। स्पीड टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कराता है, इस ग्राफ का स्लोप क्या दिखाएगा। आप स्पीड टाइम ग्राफ से स्पीड 0 से 6 पे जा रही है, यानी स्पीड चेंज हो रही है, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है इन ए पर्टिकुलर टाइम। सो वी कैन से द ग्राफ शो द एक्सेलरेशन। ग्राफ एक्सेलरेशन ग्राफ है ये। ठीक है, एक्सेलरेशन शो करेगा यहाँ पर। तो ये स्पीड टाइम ग्राफ है, सो इस ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। तो इस केस में 0 से ए आप देख रहे हैं स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ रही है। ठीक है, बढ़ रही है यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक पर्टिकुलर टाइम में बढ़ी, 0 से 6 पे गई, तो इट मीन्स। और आप देख रहे हैं यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये जो है आपकी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, कर्व लाइन नहीं है। ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ये ग्राफ आपका एक्सेलरेशन शो कर रहा है, सो द ग्राफ विल बी अ यूनिफॉर्म। ओ ए ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। किसको शो करेगा, तो यहाँ लिखेंगे ओ ए रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओ ए रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। सेकेंड पार्ट का आंसर देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। ए बी, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। ए बी कौन सा है, देखिए ए बी,
ए पॉइंट पे देखूं तब भी स्पीड 6 है, बी पॉइंट पे देखूं तब भी स्पीड 6 है, 6 चेंज ही नहीं हो रही है। इट मीन्स द ग्राफ ए बी ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ, सो इट इज कॉल्ड जीरो एक्सेलरेशन। जब स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है तो जीरो एक्सेलरेशन आ जाता है। तो आंसर इसका हो गया ए बी रिप्रेजेंट what type of motion is represented by AB? AB represent uniform speed, or we can say zero uniform speed, or we can say zero acceleration। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है, यानी स्पीड डज नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है, स्पीड जो है आप देख रहे हैं ए पॉइंट पर भी उतनी थी और बी पॉइंट पर इतनी है, मीन स्पीड डज नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है, जब स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो आपका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, जीरो एक्सेलरेशन आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, सी पॉइंट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वी सी? व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय BC। तो इसका आंसर क्या देंगे आप, देख रहे हैं आंसर, तो BC। अब देखो BC, आप देख रहे हैं यहाँ से चल के नीचे आ रहा है, इसका मतलब पहले वेलोसिटी क्या है 6 है और बाद वाली वेलोसिटी क्या है यहाँ पर कितनी है, 0 हो जाएगी, इस लाइन पे 0 हो रही है। तो आप देख रहे हैं वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, 6 to 0 हो रही है, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। और जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है दैट इज, और यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है, सीधी लाइन आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, जो स्लोप है ग्राफ पर नीचे की तरफ है, स्लोप इज डाउनवर्ड स्लोप है, सो इट रिप्रेजेंट यूनिफॉर्मली नीचे आ रही है। तो आप देख रहे हैं एक तो स्ट्रेट लाइन के साथ ग्राफ जो है डाउनवर्ड स्लोप शो कर रहा है, सो इट इज अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। सो BC ग्राफ रिप्रेजेंट, BC ग्राफ, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, सो रिटार्डेशन शो करेगा, लेकिन यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है, ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के साथ नीचे आ रहा है। सो BC ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक, आगे देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। नेक्स्ट है फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। अब एक्सेलरेशन कहां पर था, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। आप देख रहे हैं ये एक्सेलरेशन शो कर रहा है, ये जीरो एक्सेलरेशन है और ये रिटार्डेशन शो कर रहा है, 3 पार्ट्स है, तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है ये। अब एक्सेलरेशन का मतलब क्या जानते हैं, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर कितना है, देखो ये इनिशियल वेलोसिटी ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो मैं चेंज आपका एक्स कैसे लिखूंगी इसमें, फाइंड आउट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में टी, ये हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी इस समय क्या है 6 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0। देख रहे हैं ये आपकी क्या है, यहाँ देखेंगे यहाँ पर ये है कि ये देख रहे हैं ये आपकी कैसी वेलोसिटी है, इनिशियल, और इस समय क्या है फाइनल वेलोसिटी है ए के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया 6 माइनस 0, और टाइम इंटरवल कितना यहाँ पर है, टाइम 0 से 4 के बीच में है, तो ये इनिशियल टाइम है, ये फाइनल टाइम, तो हो गया 4 माइनस 0, तो आपके पास हो गया 6/4, तो यानी 1.5 हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिफ्थ पार्ट का आंसर करेंगे। फिफ्थ पार्ट क्या है, कैलकुलेट द रिटार्डेशन, कैलकुलेट द रिटार्डेशन फाइंड आउट कर। अब रिटार्डेशन तो यही केस शो करता है, तो रिटार्डेशन निकालेंगे यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो रिटार्डेशन का फॉर्मूला लगाएंगे वही सेम, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, रिटार्डेशन इक्वल टू हो गया वही v माइनस यू अपॉन में टी। अब यहाँ पे देखेंगे रिटार्डेशन का फॉर्मूला क्या है, अब ये ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका मतलब इस समय ये फाइनल इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी 6 है और फाइनल वेलोसिटी 0 है, ये फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो 0 माइनस 6 हो गया डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, देखेंगे यहाँ से यहाँ आ रहा है, यानी ये टाइम इंटरवल है, 10 और 16 का डिफरेंस है, तो 16 माइनस 16 माइनस 10 हो गया, 16 माइनस 10, तो ये आपके पास आ गया रिटार्डेशन आ गया -6 डिवाइडेड बाय कितने का अंतर है यहाँ पर देख रहे हैं 6 का, तो माइनस के 1 आ जाएगा आपका, 6 का डिफरेंस है ना, टाइम में कितने का डिफरेंस है 0 4 4 से 10 6, और ये आपका हो गया देखो 0 से 4 4 से 10 और 10 से 6 16 हो गया। तो आपका कितने टाइम इंटरवल दिखा रहा है,
देखिए टाइम इंटरवल कितने का, 16 माइनस 10, यानी ये आपका बाद वाला टाइम और ये पहले वाला टाइम। तो 10 और 16 में कितने का, 6 का डिफरेंस है, 6 हो गया, -1 आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए एक्सेलरेशन 1 है, माइनस में रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव एक्सेलरेशन को, तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है फाइंड आउट द डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट है, 6 पार्ट है इसका। फाइंड आउट द डिस्टेंस traveled by the body from A to B, from A to B. Find the distance traveled from A to B. अब A से B के लिए डिस्टेंस फाइंड आउट करो। देखो A से B कौन सा है, A से B के लिए डिस्टेंस जो है, A से B के लिए डिस्टेंस निकालें। अब ये स्पीड टाइम ग्राफ है, तो इस डिस्टेंस आपको किससे पता चलेगी, एरिया से। तो एरिया इसके अंदर आ रहा है, ये वाला एरिया है सिर्फ ये, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू एरिया अंडर द ग्राफ दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर डिस्टेंस निकालेंगे इस केस में A to B के लिए। तो डिस्टेंस हो गई हमारे पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ, तो रेक्टेंगल इसका नाम देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बन रहा है, इसको नाम दे देते हैं AB, ये ना इसको C और D, ABCD ऐसे नाम दे दिया। देखो मैंने ये नाम दे दिया इस ग्राफ को, तो रेक्टेंगल आपको फाइंड आउट हो जाएगा आसानी से। इस टाइप से नाम दे दिया, ये AB है और ये CD है, तो इसका एरिया हो गया CABD। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया हमारे पास CABD, ठीक है। एरिया आपके पास आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, एरिया कितना हो गया CABD, ठीक है। ये हो गया आपका CABD, ठीक है। ये आपका देखेंगे, ये आ गया CABD। तो अब आप क्या करेंगे इसमें, ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ लगाएंगे, ये हो गई 6 और ये कितनी हो गई 4 और 10 में कितने का डिफरेंस है, 6 का हो गया। तो आपके पास आ गया लेंथ इंटू ब्रेथ का फॉर्मूला लगाएंगे। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है यहाँ पर, कितनी है इसकी 6 है, ठीक है। तो आपके पास आ गई 6 इंटू 6। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर ये हाइट ध्यान से देखो एक बार, यहाँ पर ये जो है, ये ऊपर की ये कितनी है हाइट, कितनी दे रही है 6, यहाँ से तक का कितना डिफरेंस दिखा रहा है, 4 और 10 में कितने का डिफरेंस है, 6 का। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो गई, ये भी 6 और ये भी 6। तो आपके पास आ गया, ये भी 6 है और ये भी 6 है, तो बराबर आ गया 36 मीटर। डिस्टेंस आ गई आपके पास 36 मीटर, ठीक है ना। ये आ गया आपके एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल है, एक ही करा रही हूँ फिलहाल एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल, ठीक है। बाद में डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो चैप्टर ओवर हो गया और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहना। अगर आपको कोई डाउट हो उस चैप्टर से तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट चैप्टर विल बी डिस्कस टिश्यू